और ये जो फ्लोर है इसके लिए एक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों के लिए, ये वॉल और ये जो नीचे ग्राउंड के साथ जो है ये इस ग्राउंड के लिए, और ये जो वॉल ना इस वॉल के लिए एक फ्रिक्शन आएगा और ये ग्राउंड के लिए इस तरफ एक फ्रिक्शन आएगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक वॉल के लिए एफ के आएगा और एक ग्राउंड के लिए एफ के आएगा। कोई सोचेगा इस वॉल के लिए भी आएगा, नहीं, क्योंकि तुमने एक एक्सेलरेशन दिया सूडो फोर्स के लिए, ये पीछे की तरफ चला गया तो यही चीज आने वाला है। और अच्छा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, तो इस सूडो फोर्स को तोड़ दो ना, ये थीटा होने से ये थीटा कितना आएगा, 37 आएगा ना, क्योंकि तो आज फ्रिक्शन का पार्ट 3 में हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करना है, वेरिएशन देखना है, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने फ्रिक्शन को पूरा फील लेके उसका जो जो टॉपिक हो सकता है हम लोग ने पढ़ लिया है। हमारे पास अगर देखोगे तो और एक ही टॉपिक अगर तुम देखोगे कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम जो होता है वही अभी तक रह गया है, और बाकी मैंने सब कुछ इधर पे खत्म कर दिया है तुम्हारा। तो अभी जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, उसमें क्या होगा, तुम्हारा वेरिएशन दिखेगा, उसमें टफ क्वेश्चन के साथ साथ इजी क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा लोड कम आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ अच्छा क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा नहीं, तुम्हें PYQs भी दिखा दूंगा, तुम्हें अच्छा किताब का स्टैंडर्ड जो टफ क्वेश्चन है वो भी दिखा दूंगा, एक साथ सब हो जाएगा। आज भी कुछ इधर पे देखोगे कुछ अलग अलग वेराइटी रहेगा, वेरिएशन अलग अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छा दिखेगा, कुछ क्वेश्चन तुम्हें PYQs का दिखेगा, PYQ का दिखेगा तो अच्छा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत ही ईजी होगा। सबको लेके हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा प्रैक्टिस क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। प्रैक्टिस इंप्रूव करने का यही तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा करो, ठीक है, जो मैं इस सीरीज में करवा रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, PYQs भी करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक का जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा सीरीज अगर देखोगे तो तुम्हारा सिर्फ इतना क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे ना, नीट में आराम से तुम 4 के आ सकते हो। जेई और जेई एडवांस के लिए तुम्हें बस एक स्टैंडर्ड किताब का क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ में ये पूरा लेक्चर का सब क्वेश्चन समझ के पेन से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं सिर्फ देख देख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखो लेक्चर नंबर 16 आ चुका है, ठीक है, NLM में शायद और भी 3 लेक्चर चाहिए हमें ये चैप्टर खत्म करने के लिए, ठीक है। तो 3 में सब कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन है आज हमारा पहला क्वेश्चन, देखो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ए ब्लॉक ए of mass m1 rest on a horizontal table. A light string is connected to it, passes over a frictionless pulley के साथ at the edge of the table, and from it other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. मतलब kinetic friction दे दिया, इसका मतलब यही हुआ कि ये मूव हो रहा है, ठीक है। अगर ये मूव हो रहा है तो तुम्हें बताना है जब ये स्लाइड हो गया, देखो इधर लिखा हुआ है जब ब्लॉक स्लाइड हो गया है तब तुम्हें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, ठीक है। तो चीज को ड्रॉ कर लेते, इधर पे एक टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, इधर पे एक हमारे पास टेबल है। तो इस टेबल के ऊपर अगर तुम देखोगे तो इधर पे M1 तुम्हारा एक ब्लॉक है, इसके साथ अगर तुम देखोगे तो पुली है एक, इधर पे एक पुली है और पुली के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, और इधर पे एक ब्लॉक सस्पेंडेड भी है जिसका मास है m2 इज सस्पेंडेड, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तुम्हें बताना है जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, में एक्सेलरेशन आ जाएगा, इधर कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन इधर पे होगा तुम्हारा क्या चीज होगा, फ्रिक्शन। इधर पे क्या होगा, फ्रिक्शन। तो ये एफ के इधर पे लगने वाला है, दैट इज म्यू के इंटू एन, और तुम्हें पता है कि इसका जो एन होगा नॉर्मल जो होगा ना ये हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा m1g के बराबर, ठीक है। तो इधर तुम लिख सकते हो m1g, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स होता है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। हमें चाहिए टेंशन का वैल्यू, ठीक है, टेंशन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इधर पे भी पता है कि ये m2g लिख सकते और इधर पे तुम्हारा टेंशन t लिख सकते हो, इधर पे इसके वजह से भी ये टेंशन की वजह से ये आगे जा रहा है, ठीक ना, टेंशन की वजह से ही क्या हो रहा है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है क्योंकि ये मूव हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो इधर पे एक इक्वेशन लिख लो, दैट इज m2g, क्या लिखोगे इक्वेशन, m2g माइनस टी इक्वल टू क्या लिखोगे, m2a लिखोगे, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। और इस जगह पे जाओ, इस m1 में जाओ, m1 में जब लिखोगे तब क्या होगा, t आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या है, एफ के मतलब म्यू के इंटू एन, एन का वैल्यू कितना था, m1g था,
इक्वल टू अगर देखोगे तो m1 और एक्सेलरेशन क्या है a, m1 और एक्सेलरेशन क्या है a, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को ही जब तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, दोनों को ही सॉल्व करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करते ही टी टी कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा जो आंसर दैट इज m2g माइनस m के m1 t, और ये आ जाएगा तुम्हारा एक्सिलरेशन m1 प्लस m2। इसका एक्चुअली मैं लास्ट क्लास ही तुम्हें क्या दिया था, शॉर्टकट दिया था। इसका शॉर्टकट मैंने ये बताया था कि कितना फोर्स से ये नीचे लेके जा रहा है, कितना फोर्स से ये पूरा सिस्टम को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो m2g है, ठीक है, लेकिन m2g नहीं है क्योंकि इसको रोकने वाला भी एक फोर्स है। ये ये फोर्स से देखोगे तो पूरा सिस्टम को नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये देखोगे तो ये फोर्स इसको अपोज कर रहा है, तो खींचने वाला फोर्स। और ये अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अपोज करने वाला फोर्स। तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स डिवाइडेड बाई, देखो ये फोर्स माइनस ये फोर्स नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। यही चीज इधर पे भी आया है, देख लो, दैट इज खींचने वाला फोर्स अगर देखोगे इतना है, ठीक है, और अपोज करने वाला फोर्स अगर देखोगे तो इतना है, और डिवाइडेड बाई तुम क्या देखोगे m1 प्लस m2, ठीक है, सेम बात ही है, यही चीज इधर पे आया है, ठीक है। एक्सीलरेशन तो आ गया, तो अभी हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए कोई भी एक इक्वेशन में बिठा दो। टेंशन इधर पे चाहिए तो इधर पे बिठा दो, तो ये आ जाएगा m2, क्या आ जाएगा m2g माइनस m2a, और एक्सीलरेशन का वैल्यू इधर पे बिठा देना, तो जो भी आंसर आ रहा है वही हो जाएगा तुम्हारा m2g माइनस m2a। ए के जगह में ए का वैल्यू बिठाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है इधर पे क्योंकि वैल्यूज वगैरह ऐसे ही दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इधर पे बिठा देना है, और ये m1 प्लस m2, ठीक है। ये बिठा के अगर सॉल्व करोगे तो टेंशन का जो भी वैल्यू आ रहा होगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिंपल लिया है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इधर पे दिखाता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड बुक का है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम लोग अगेन वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर जब पढ़ लेंगे ना, तो उधर पे स्प्रिंग में मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, वर्क, तब मैं पोटेंशियल एनर्जी से करवाऊंगा जब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता हो जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत को फिर से, मतलब इसी टाइप का, यही क्वेश्चन नहीं, ये तो इसमें तो फ्रिक्शन आ रहा है, तो बिना फ्रिक्शन का भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग ये क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इधर पे टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास है चेन, क्या है, चेन ऑफ लेंथ एल, पूरा लेंथ अगर देखोगे चेन का कितना एल है, बट ये स्मॉल एल लेंथ देखोगे तो स्मॉल एल है, स्मॉल एल लेंथ ये सस्पेंडेड है इधर पे, क्या है इधर पे सस्पेंडेड, सस्पेंडेड कितना है एल, स्मॉल एल। टोटल अगर लेंथ देखोगे तो कितना है, टोटल लेंथ एल है, और टोटल मास अगर देखोगे इसमें कितना है एम है, ठीक है। इधर पे लिख देता हूं, मास कितना है कैपिटल एम, और पूरा लेंथ अगर देखोगे चेन का तो पूरा लेंथ है कैपिटल एल, और एल पार्टी उसमें क्या है सस्पेंडेड। तो तुम्हें यह बताना है कि मैक्सिमम, ये जो एल है ना, इस एल का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है, इस एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, सो दैट सो दैट सो दैट चेन, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सो दैट चेन डज नॉट फॉल, दैट डज नॉट फॉल, या तो स्लिप बोल दो, अभी भी स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब अभी वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, और इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो म्यू एस, या तो म्यू, अभी के लिए म्यू ले लो, ठीक है, म्यू दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि कितना एल का कितना मैक्सिमम वैल्यू तक तुम इसको खींचोगे,
खींचोगे नहीं, ये जो चीज़ है ये अभी भी क्या होगा, सस्पेंडेड ही होगा, ये कभी नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ना थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा पार्ट हो रहा है, थोड़ा पार्ट अगर होता, देखो इधर पे सिर्फ इतना ही पार्ट अगर होता, देखो यही चेन अगर होता तो भी ये इधर पे रुका हुआ रहता। ठीक है, पूरा चेन में से अगर थोड़ा पार्ट अगर लटका हुआ है तो भी इधर पे क्या होगा, ये गिरेगा नहीं। क्यों गिरेगा नहीं? क्योंकि इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये mg इसको खींच रहा होगा। ठीक है, इसका ये जो पार्ट है ना जो थोड़ा सा लटका हुआ है, वो mg इधर पे इसको नीचे खींच रहा होगा, और इधर पे फ्रिक्शन इधर पे लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन और ये mg बराबर करके क्या हो रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? तो इसे ही इसको और थोड़ा सा आगे करो, और थोड़ा सा आगे करो, ऐसे करते करते एल का कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा होगा, चलो ऐसा ड्रॉ कर लेते कि एल का ये वैल्यू हो गया, लेट से इधर पे इतना रह गया और इधर पे इतना रह गया, हो ही सकता है। और अभी क्या हो गया कि ये पार्ट के लिए हमें नहीं पता ना ये कितना है, हमें नहीं पता ये कितना पार्ट है, तो ये लेट से एल पार्ट है, एल इज वेरिएबल तो इसको ही एल मान रहा हूं। तो ये एल पार्ट में तुम अगर देखोगे तो नीचे कितना लगेगा, नीचे कुछ एम जी लगेगा, इसका कुछ एम डैश लिख देता है, इसका जो भी मास होगा इंटू जी पे, इतना मास का ही तो ग्रेविटी लगेगा ना, ये तो इधर पे लेटा हुआ है। ठीक है, और ये चेन इधर पे कांटेक्ट में है, ये चेन इधर पे कांटेक्ट में है एक सरफेस के साथ, तो इधर पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और एम जी एम डैश जी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कब तक ये रुका हुआ रहेगा, जब तक तुम्हारा, जब तक ये और ये बैलेंस ना हो जाए। मतलब ये अगर ज्यादा है तो ऐसे ही ये गिर जाएगा। ठीक है, ये लेकिन अगर कम है और काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये अभी भी रुका हुआ है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन और mg, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा एक क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी चल नहीं रहा है, काइनेटिक नहीं लिखना चाहिए, इधर पे तुम्हें क्या लिखना चाहिए, fs मैक्सिमम लिखना चाहिए। जब ये fs मैक्सिमम हो जाएगा, जब मतलब फ्रिक्शन इतना मैक्सिमम लग पा रहा है, उससे अगर ज्यादा हो गया तो ये मूव हो जाएगा, बट मूव होने से तो ये गिर जाएगा नीचे, बट हमें मूव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये बैलेंस में चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि इधर पे जितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है पीछे की तरफ, उतना ही अगर इधर पे mg आ जाए, दोनों अगर बराबर है तब तक तो रुका हुआ रहेगा, लेकिन ये अगर ज्यादा हो गया तो ये गिर जाएगा ना। तो हमें यही बताना है कि सो दैट चेंज डज नॉट स्लिप का यही मतलब होगा ना, मैक्सिमम बताना है एल का वैल्यू। इसका मतलब ये एल में जितना भी mg लग रहा है वो इसके बराबर जब हो जाएगा तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा ना, तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो मतलब हमें ये करना था बस, ये करना था बस कि एफ एस मैक्स को बराबर कर देना है इधर पे एम डैश जी से। पर एम डैश क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है पूरा लेंथ में कितना मास है, पूरा लेंथ, इधर अगर मैं लेंथ लिख रहा हूँ यूनिटरी मेथड, पूरा लेंथ में मास कितना है वो हम लोग इधर पे देखेंगे। पूरा लेंथ अगर देखोगे उसमें मास है m, तो 1 में कितना हो जाएगा मास, 1 में हो जाएगा m/l। तो तुम्हें बताना है l लेंथ में कितना हो जाएगा, तो l लेंथ में हो जाएगा m/l इंटू l। बोलो ये समझ आता है क्या बात? ठीक है, l में m है तो पर यूनिट लेंथ में मास कितना होगा m/l, तो l लेंथ में कितना होगा m/l इंटू l। मतलब इसमें जो मास है ना वो हो जाएगा पर यूनिट लेंथ का मास इंटू इसका जो लेंथ है l। समझ आ क्या बात? तो इधर पे अच्छा ये कितना होगा, ये तो तुम्हारा होगा म्यू एस, चलो लेट से म्यू दिया हुआ है, और इंटू नॉर्मल हो जाएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा, और इक्वल टू इधर पे एम डैश के जगह में तुम कितना बिठाओगे m/l इंटू एल इंटू। अच्छा n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू तो सिर्फ ये जो पार्ट है ना यही देगा ना तुम्हें, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो चेन का पार्ट है ना, यही तुम्हें n इक्वल टू एम जी करना पड़ेगा। सिर्फ इतना पार्ट के लिए ही नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो अब बात ये है कि ये कितना मास होगा। तो देखो ये अगर l है और टोटल लेंथ अगर तुम्हें पता है कि कैपिटल L है, तो ये लेंथ हो जाएगा l माइनस एल। तो अगर l पार्ट में इतना मास है तो l माइनस एल पार्ट में कितना मास हो जाएगा m/l और l माइनस एल। ठीक है, 1 में अगर m/l है तो l माइनस एल में कितना हो जाएगा m/l l माइनस एल, m/l l माइनस एल। समझ आ गया? तो नॉर्मल का वैल्यू हमें पता चल गया। नॉर्मल में अगर तुम देखोगे तो mg लगाना है, यही तुम्हारा अभी क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया जो कि ऊपर है। ये टेबल में जो है ना, टेबल में इतना ही मास है, दैट इज m/l m/l l माइनस एल। ठीक है, और इंटू जी। ठीक है, mg मैंने लिख दिया। देखो नॉर्मल का वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू इधर पे कितना होना चाहिए mg होना चाहिए, बट ये जो m का वैल्यू है ना
ये m बाई एल और इसका लेंथ कितना है l माइनस एल इंटू जी कितना है, तो वो चीज़ इधर पे मैंने पुट कर दिया और इक्वल टू मुझे क्या करना है m बाई एल एल और इधर पे g। कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, m बाई एल कैंसिल करो, कैंसिल करो, तो म्यू l माइनस एल m बाई एल कैंसिल हो गया, म्यू l माइनस एल जी कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा l हो जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो म्यू l माइनस म्यू l इक्वल टू l, इधर से अगर देखोगे तो म्यू l इक्वल टू म्यू l प्लस l, म्यू l इक्वल टू l कॉमन ले लो 1 प्लस में, तो इधर से हमें पता चल गया कि l का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, जब तक ये पूरा अभी भी स्लिप नहीं करेगा, मतलब पूरा लिमिटिंग कंडीशन में आ चुका है, अभी अगर थोड़ा भी मास इधर आ गया ना तो ये नीचे गिर जाएगा, तो म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है, एक बार देख लेना। देख लो, ये समझ आया ना बात, इजी बात है, कैसे निकालना है देख लो एक बार, और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स कैलकुलेशन तो होता जाएगा बट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट तुम पकड़ पाओ कि नहीं, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ पाए तो सही है, तो आगे हम लोग निकल सकते हैं। देखो, ए क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2, the value of coefficient of kinetic friction। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये सब तो हमारे लिए अभी बेसिक क्वेश्चन है और ये 25 में पूछ रहा है, और आई होप तुम्हारा 26 का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा मे भी इस बार डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो सकता है, तो मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, ये सबके लिए 27 28 जब भी तुम एग्जाम दोगे इतना तो करके ही जाना पड़ेगा, तो मेंस आराम से पढ़ के आ जाओगे। फर्स्ट में भी देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें देखा देखा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो अलग रहता है क्योंकि नया क्वेश्चन बनता है हमेशा एडवांस में। ठीक है, अच्छा ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये लेट से एम मास है। ठीक है, ए क्यूब ब्लॉक, अच्छा एम मास स्लाइडिंग विद एन एक्सेलरेशन जी बाई 2, मतलब ये नीचे आ रहा है, कितना से आ रहा है, बोल रहा है कि जी बाई 2 से आ रहा है, तो ये क्योंकि ये नीचे आ रहा है और इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, इसमें ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये मूविंग है तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये मूव कर रहा है ना तो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। तो सिंपल बात है, कैसे सिंपल बात है, चलो इसका एफबीडी बना लेते हैं। इसका एफबीडी में तुम्हें क्या क्या चीजें दिखेगा बोलो, इसका एफबीडी में बता सकते हो क्या क्या दिखेगा, तो मेरे हिसाब से एक तो दिखेगा एम जी, और एक इधर पे दिखेगा एम जी साइन थीटा, क्या दिखेगा एम जी साइन थीटा दिखेगा, एम जी साइन थीटा, और इधर पे एक दिखेगा तुम्हें एम जी कॉस थीटा, थीटा इज 60, कॉस 60 तुम्हें पता है हाफ होता है बाई 2 दिखेगा तुम्हें, और इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो इधर पे तुम्हें दिखेगा एम जी साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो एम जी √3/2 इधर पे दिखेगा, और नॉर्मल तुम्हें पता है कि इस तरफ दिखने वाला है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। समझ आ गया बात, तो इधर पे तुम लिख सकते हो कि नॉर्मल का जो वैल्यू है ना वो mg/2 आएगा। सर ऐसा कैसे, तो तुम्हें पता है कि इसमें जो मोशन हो रहा है वो ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल तो इसके बराबर तुम लिख सकते हो, और क्योंकि ऐसे मोशन हो रहा है तो मतलब mg, देखो इक्वेशन लिख रहा हूं mg √3/2, ये पक्का बड़ा होगा। देखो ये इधर मोशन हो रहा है ना, तो ये फोर्स ज्यादा माइनस ये फोर्स क्योंकि पीछे एफ के लग रहा है, और इक्वल टू क्या होगा एम ए कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है g/2 दिया हुआ है, तो उधर पे हम लोग अभी इसको यूज कर लेंगे, g/2 यूज कर लेंगे इधर, और ये एफ के जगह में तुम क्या यूज कर सकते हो म्यू, एफ के जगह में क्या यूज कर सकते हो म्यू के इंटू एन, एन के जगह में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखो एफ के जगह में म्यू के इंटू एन, एन के जगह में म्यू g/2, और इधर पे ए, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ही दिया गया है दैट इज g/2 से ये नीचे आ रहा है, तो mg कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो इधर पे आएगा √3 आ जाएगा इधर पे,
और इधर से अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा म्यू के, ठीक है ना, सब कुछ mg/2 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 कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। और इक्वल टू अगर इधर पे देखोगे तो 1 आएगा, तो इधर से √3 - 1 इक्वल टू म्यू के, पर कैलकुलेशन देख लेना, 1.73 - 1 इक्वल टू म्यू के, तो काफ़ी क्लोज तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है, दैट इज 0.73 या 74 जो भी इधर लिखा हुआ है वही तुम्हारा आंसर दे देना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे, तो आगे जाके देखो ये क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लो एक बार। A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely, m2 and m3 are on rough horizontal table. The coefficient of friction mu दिया हुआ है. The pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration of m1 is, आराम से निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं ना इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। देखो ये जितना से नीचे जाना चाहेगा एक्सेलरेशन, उतना से ये भी आना चाहेगा इधर, उतना से ये भी आना चाहेगा इधर। ओ अच्छा, सबका मास सेम है, सही है, सबका मास सेम है, एम एम एम, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल रहा है क्योंकि ये स्लाइड ये नीचे आ रहा है, मतलब ये जो दोनों मास है वो स्लाइड करेगा, ये दोनों मास क्या होगा, स्लाइडिंग कंडीशन में होगा, मतलब स्लीपिंग कंडीशन में होगा। अगर ये स्लीपिंग कंडीशन में होगा तो इसके पीछे एक क्या लगेगा, इसके पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा, इसके पीछे भी एक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन, और इसके पीछे भी एक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन, क्योंकि ये रफ सरफेस है ना, म्यू इंटू एन, ठीक है, रफ सरफेस है ना, तो वो दोनों चीजें इधर लगेगा। इधर पे अगर देखोगे तो म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू इधर पे m2g, बट m का इधर m2 का वैल्यू तो m ही है, तो नॉर्मल इधर पे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और इधर पे भी नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg के बराबर ही हो जाएगा। ये तो बात सही है। तो इधर पे देखना, इसको कितना से खींच रहे हो, mg से खींच रहे हो, बट कितना कितना फोर्स से इसको अपोज मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट। अभी मैं इतना इक्वेशन लिख के भी कर सकते, इक्वेशन लिख के भी कर सकते, या तो डायरेक्ट कर सकते। इक्वेशन लिखोगे तो इधर पे और एक टेंशन आएगा, इधर एक अलग टेंशन है, इधर अलग टेंशन है, तो दो तीन इक्वेशन लिखना पड़ेगा बेकार में, तीनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट सिंपल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, दैट इज एफ नेट बाई मास, मास भी तुम्हारा समेशन ऑफ मास, जितना भी मास है इधर। एफ नेट अगर देखोगे ना कितना फोर्स के लिए ये नीचे आना चाहता है, आंसर इज mg के लिए वो नीचे आना चाहता है, बट इस mg को अपोज कौन कौन कर रहा है, इस mg को अपोज दो फ्रिक्शन कर रहा है, एक इसका फ्रिक्शन और एक उसके बाद वाला का फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन, ये दोनों पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और नीचे मास अगर देखोगे तो 3m हो जाएगा, तीनों का मास प्लस कर दिया, तो mg तो सही है। और इधर पे अगर देखोगे तो ये भी आएगा तुम्हारा म्यू एन, और ये भी आएगा तुम्हारा म्यू एन, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3m। इधर अगर देखोगे तो म्यू mg, और इधर अगर देखोगे तो म्यू mg, और इधर पे भी देखोगे तो म्यू mg लगने वाला है, और ये आने वाला है तुम्हारा 3m। m कैंसिल आउट हो गया, तो इधर पे g माइनस 2 म्यू g हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया, सही है ना, नहीं आने वाला, तो ये आ गया तुम्हारा g/3 1 माइनस 2 म्यू, ऐसा कुछ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देख लो म्यू का वैल्यू अगर दिया रहता तो हम लोग बिठा देते, आंसर आ जाता, बट ऐसा ही कुछ है, g/3 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा आंसर। क्या किया मैंने कि कितना फोर्स के वजह से वो नीचे जाना चाहता है, माइनस कितना फोर्स उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है म्यू एन, तो ट्वाइस म्यू एन कर रहा है एक्चुअली। तो म्यू एन का वैल्यू देखो, मास सेम है, mg रख सकते, तो mg रख दिया, और आंसर देखो आ गया तुम्हारे सामने। चलो आगे, the coefficient of static friction mu s between block A and mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. What would be the maximum mass value of block B
so that two block does not move. The string and the pulley are assumed to be smooth and frictionless. ये तो इजी बात है. इसका मास कितना होगा? लेट्स से इसका मास है तो नीचे कितना लगने वाला है? mg. ठीक है, इसका मास कितना है? mg. तो इसमें जो टेंशन लगेगा, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg. mg के बराबर हो जाएगा. तो यही mg के वजह से ये जो टेंशन है ये इसको आगे की तरफ खींच रहा है. ये जो मास इंटू जी है वो यही टेंशन इसको आगे की तरफ खींच रहा है. तो तुम्हें ये बताना है कि कितना वैल्यू हो इस m का, सो दैट दे आर नॉट मूविंग. ठीक है, अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही तो है, टेंशन का वैल्यू mg के बराबर होगा. यही mg की वजह से ये आगे आना चाहता है, बट इसको फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ लगेगा. और क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इधर पे मैक्सिमम लग जाएगा. ठीक है, मिनिमम होने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता. ये तो मैक्सिमम है ना. ये अगर मैक्सिमम खींच रहा है तो ये मैक्सिमम रोकने का ट्राई करेगा. और मैक्सिमम कितना रोक सकता है? एफएस मैक्स. उससे ज़्यादा अगर इधर पे मास लगा दोगे ना तो ये नीचे आ जाएगा और इधर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. तो मतलब यही हमें समझ आ गया कि एफएस मैक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफएक्स मैक्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए. खत्म आंसर एक सेकंड में. कि म्यू एस और इसका जो आ जाएगा, और ए का देखो मास कितना दिया हुआ है? 2 kg दिया हुआ है. ए का मास कितना दिया हुआ है? 2 kg दिया हुआ है. तो मतलब ये 2g रखने वाला है, मतलब 20 में पकड़ लूँ इधर, तो नॉर्मल का वैल्यू इधर पे 20 लगने वाला है. तो म्यू एस इंटू 20 इक्वल टू ये m का वैल्यू हमें चाहिए. अच्छा, तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये तो दिया हुआ है 0.2. तो 0.2 इंटू 20 इक्वल टू जी इंटू m इंटू जी. m हमें चाहिए, सही है ना. तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.4 kg मास. 0.4 kg मास को वो बैलेंस आउट कर लेगा. उससे ज़्यादा अगर मास इधर पे हैंग कराओगे तो ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है, 0.4 kg वो क्या कर लेगा? 0.4 kg तक वो इसको रेस्ट में रख सकता है. ठीक है, चलो आगे. Consider a block and trolley system shown in figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system. तो एक सेकंड का क्वेश्चन है ये. तो कैसे एक सेकंड सर? एक्सेलरेशन हमें पता है कि नेट फोर्स जितना नीचे खींच रहा है, नेट फोर्स उसमें बताओ कितना नीचे खींच रहा है, माइनस कितना, ये हम लोग लिखते हैं एफ नेट माइनस समेशन ऑफ मास, तब नेट मास. ठीक है, नेट फोर्स नीचे कितना खींच रहा है? नेट फोर्स अगर तुम देखोगे ना इसका, देखो 60 न्यूटन से नीचे खींच रहा है. 6 kg है मतलब 60 न्यूटन. 60 न्यूटन से नीचे खींच रहा है. और क्योंकि अगर पूरा देखोगे ना ये नीचे आना चाहता है 60 से, बट ये एफ के इसको रोक लेगा. एफ के इसको रोक लेगा. और डिवाइडेड बाई नेट अगर मास देखोगे ना, ये 20 और ये 20 और ये 6, तो 26 kg. ठीक है, तो इधर पे 60 माइनस एफ के जगह में म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाई 26. 60 डिवाइडेड बाई माइनस म्यू के अगर देखोगे तो 0.04 इंटू नॉर्मल अगर देखोगे तो 200 है. ठीक है, इसमें अगर नॉर्मल देखोगे ना तो 200 हो जाएगा ना, इसका 200 न्यूटन हो जाएगा का नॉर्मल. ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 26. तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है बोलो? सही है सब. तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है? यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है दैट इज, ये 2 जीरो इसको दे दो तो ये 8 आ जाएगा क्या? ये 2 जीरो दे दोगे तो इसमें 8 आ जाएगा. 60 माइनस 8, तो ये कितना आने वाला है? 52 डिवाइडेड बाई 26. तो 26 पर 52 अगर देखोगे तो 50 और 52 तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन. ठीक है, सब कुछ सही है. वैल्यूज इसलिए ऐसा था, मैंने सोचा था 26 से नहीं काटेगा, लेकिन इधर पे 52 बन गया, मतलब इसका 2 टाइम्स है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. चलो आगे देखो. ये शायद तुमने किया होगा कहीं ना कहीं, देखा होगा कम से कम. एन इंसेक्ट crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. ठीक है, coefficient of friction दिया हुआ है. ये म्यू के भी हो सकता है, म्यू एस भी हो सकता है. इट इज 1/3 ये दिया हुआ है.
ये गिवन है, ठीक है। ये अगर गिवन है तो अभी तुम्हें ये बताना है, इफ लाइन joining द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल surface to the insect makes an angle alpha, makes an angle alpha with the vertical, ठीक है, ये अल्फा होना चाहिए था। अल्फा विद द वर्टिकल, तो तुम्हें क्या बताना है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल सो दैट इंसेक्ट डज नॉट स्लिप इज गिवन बाई। ओके, तो देखो एक इंसेक्ट पहले इधर पे था पक्का, ये जो इंसेक्ट है ये पहले इधर पे था, ठीक है। ये इंसेक्ट इधर पे क्रॉल करते करते, ठीक है, क्रॉल करते करते, क्रॉल करते करते आगे गया, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि ये कौन सा एंगल तक मैक्सिमम जा सकता है, तो कौन सा एंगल तक मैक्सिमम जाएगा, जिस एंगल में, देखो ये अल्फा का वैल्यू बताना है, इसका इस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सो दैट अभी भी जो तुम्हारा इंसेक्ट है वो नीचे क्या नहीं हो जाए, स्लिप ना हो जाए। तो इसका मतलब इधर पे एक उसको नॉर्मल लगेगा, देखो ये इसके साथ है तो एक नॉर्मल तो लगेगा, ठीक है, एक नॉर्मल तो लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और साथ में अगर देखो इधर स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट नॉर्मल मिलेगा इस सरफेस से, तो पूरा 90 डिग्री में मिलेगा, हमेशा सेंटर की तरफ होगा क्योंकि ये सर्कुलर चीज है। और नीचे लगेगा इसका mg लगेगा, mg, ठीक है। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं फिर भी तुम्हें समझा रहा हूँ पूरा चीज क्या क्या हो रहा है, उसके बाद 1 सेकंड में भी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा अल्फा आ जाएगा, बता तो ये अल्फा आएगा कि नहीं, यस ये अल्फा आएगा। तो इस तरफ तुम्हारे पास आ जाएगा mg cos अल्फा, और इस तरफ तुम्हारे पास आ जाएगा mg sin अल्फा, ठीक है। और क्योंकि ये आगे जा रहा है, जैसे कि हम लोग जब पैदल चलते हैं ना, इसके वजह से हम लोग पैदल चलते हैं, जो फ्रिक्शन होता है वो आगे लगता है, आगे लगता है, इसके वजह से तो आगे जाते हैं हम लोग, तो इसमें भी पक्का एक फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन एफ है, ठीक है। तो इधर पे क्योंकि इट इज द मैक्सिमम एंगल जहां पे ये रुका हुआ है, ये अगर रुका हुआ है तो क्या मैं फ्रिक्शन का वैल्यू को mg क्या आ रहा है इधर हमारा पास साइन अल्फा के बराबर कर सकता हूं, और क्या मैं n इधर लिख देता हूं, n को mg cos, इधर तो मोशन हो नहीं रहा है, मोशन तो इधर हो रहा था, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं क्या mg cos अल्फा। क्या मैं फ्रिक्शन को लिख सकता हूं म्यू इंटू एन इक्वल टू mg साइन अल्फा। क्या मैं n को लिख सकता हूं, n को लिख सकता हूं कितना लिखना है n को, mg cos अल्फा लिख सकता हूं क्या, कॉल, और इधर क्या हो जाएगा mg साइन अल्फा। क्या मैं इधर पे mg कैंसिल आउट करके लिख सकता हूं कि म्यू इजिकल टू जो आ रहा है वो 10 अल्फा आ रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू वही होगा 10 इनवर्स म्यू। क्या ये तुम्हें दिख रहा है कि ये जो चीज़ है ये तो सर एंगल ऑफ रिपोज में भी ऐसे ही आया था, एंगल ऑफ रिपोज में भी यही चीज़ आया था, यस ये एंगल ऑफ रिपोज से भी हम लोग 1 सेकंड में कर लेते, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टेक्निक होता है तो इसको एंगल ऑफ रिपोज लगा के 1 सेकंड में कर सकते थे हम लोग, ठीक है। 10 अल्फा इधर पे कितना आ रहा है देख लो, ये आ रहा है। आई होप यही तुम्हारा जो ऑप्शंस दिया था, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था, देखो हमारे पास आंसर कितना आया है, 10 अल्फा इक्वल टू म्यू आया है, शायद हमारा ऑप्शन क्या है, 10 अल्फा इक्वल टू म्यू आया है। तो ऑप्शन में ये दिया था कि म्यू का वैल्यू देखो इधर पे 1/3 है ना, ऑप्शन में पहले मैच करा देता हूँ, ऑप्शन में ये दिया हुआ था बट इसको घुमा दिया था, घुमा के इसको कॉट अल्फा लिख दिया और इसको घुमा दोगे तो 3 आ गया, तो दिस इज योर ऑप्शन, तुम्हारा आंसर, ठीक है, जो ऑप्शन के साथ मैच हो रहा था। बट ठीक है वो तो होता रहेगा मैच, लेकिन इधर पे देखो क्या इस क्वेश्चंस को, इस ये जो क्वेश्चन है इसको क्या एंगल ऑफ रिपोज से सॉल्व कर सकते थे, क्या थे एंगल ऑफ रिपोज क्या है, लास्ट क्लास ही पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझ आता है, एंगल ऑफ रिपोज मतलब था मैक्सिमम एंगल, इज द मैक्सिमम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैक्सिमम एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल जिसमें क्या हो, बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी अभी भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम ही रहेगा,
मैक्सिमम एंगल जहां पे बॉडी अभी भी क्या रहेगा, बॉडी अभी भी रेस्ट में ही रह सकता है, यही बोलोगे। मतलब जस्ट अबाउट टू मूव में आ गया होगा, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव मतलब मैक्सिमम तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, बट बॉडी अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में ही तो है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। याद है इंक्लाइन, इंक्लाइन के साथ कितना एंगल को बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो इधर पे भी अगर तुमने एक डायग्राम बना लिया, देखो ये इंक्लाइन जैसा अगर सोच लिया कि सोचो ये जो इंसेक्ट है ना इधर जाके रेस्ट में है, तो मतलब ये जो इंक्लाइंड होगा ना, इस इंक्लाइन का ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वही तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज होगा ना। तो मतलब इस जगह में ये एंगल कितना है वो अगर निकाल लोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अगर तुम देखोगे ना, ये अगर अल्फा है, देखो ये अल्फा होने से ये अल्फा आएगा, ये अगर अल्फा आएगा तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा। और क्योंकि ये 90 है, देखना ये अल्फा होने से ये अल्फा आ रहा है, और क्योंकि ये और इस लाइन में 90 बनना चाहिए तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा, और क्योंकि ये 90 है तो ये फिर से अल्फा आएगा। यस, ये अल्फा ही बन रहा है। मतलब ये एक अगर इंक्लाइन सोच लोगे ना इधर पे, इस इंक्लाइन में इंसेक्ट इधर पे है, और ये अल्फा का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये इंसेक्ट पूरा मैक्सिमम कंडीशन में, क्योंकि ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम पूरा लास्ट मतलब लिमिटिंग कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। तो ये ऐसा एक ही कंडीशन हो सकता है कि ये जो इंक्लाइन जो तुम सोच रहे हो, ये इंक्लाइन का अल्फा का वैल्यू जब क्या हो जाता है, इस इंक्लाइन का अल्फा का वैल्यू जब हो जाता है tan इनवर्स म्यू, याद है एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स म्यू जब हो जाता है ना, तभी तुम्हारा क्या होता है, कोई भी ब्लॉक इधर पे रेस्ट में रहता है। इससे अगर थोड़ा भी अल्फा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। तो ये इंसेक्ट भी इस अल्फा से ज्यादा हो गया तो गिर जाएगा। मतलब इधर अगर एक इंक्लाइन सोच लोगे ना तो ये क्वेश्चन एक सेकंड में सोल्व हो सकता है। देखो अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू मैंने बता दिया, क्योंकि इधर पे एक इंक्लाइन जैसा है सोच लो, तो इस इंक्लाइन में ये जो एंगल ऑफ रिपोज है उसका वैल्यू जब इतना होता है तब मैक्सिमम, तब होता है तुम्हारा मैक्सिमम एंगल जिसमें बॉडी रेस्ट में रहता है। तो ऐसे अगर करके सीखोगे तो एक सेकंड में हो सकता है, या तो इसको सॉल्व करके करो तो भी तुम्हारा आंसर बन सकता है। ठीक है, दोनों चीज मैंने इधर पे समझा दिया तुम्हें। चलो आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, शायद एसी वन का क्वेश्चन है। द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। अच्छा देखो, बात ये आ रहा है कि इधर पे एक हमारे पास इंक्लाइंड है। देखना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट तुम, आई होप तुम डायरेक्ट एक बार में सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है, तुम्हें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो देखो इसका अपर पार्ट, अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइन इज परफेक्टली स्मूथ। तो देखो इधर पे अगर देखोगे ना तो हमारे पास इधर पे दो चीज है। इसका अगर पूरा लेंथ ऐसा ले लेते, ये लेंथ एल ले लेते, और इस, ठीक है, ये लेंथ एल ले लेते, क्या L/2 ले लू, एल ले लेते, ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ कितना है, एल है, बट ये आधा ऊपर से स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, आधा क्या है, स्मूथ सरफेस है। और इधर पे अगर देखोगे ना ये पार्ट फिर से रफ सरफेस है, और इधर पे रफ सरफेस का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना दिया है, ये म्यू दिया है। तो यही तुम्हें बताना है कि एक ब्लॉक अगर मैंने ऊपर से मैंने उसको क्या किया, रिलीज किया, एक ब्लॉक को अगर मैंने ऊपर से रिलीज किया, तो तुम्हें यह बताना है, एक ब्लॉक है हमारे पास, देखो इधर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मैंने ऊपर से रिलीज किया, रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो तुम्हें बताना है कि इस ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो फ्रिक्शन है ना म्यू, उसका वैल्यू इस एंगल के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, मतलब उसके साथ रिलेटेड कितना होना चाहिए, तो दैट ये ब्लॉक फिर से नीचे गिर, जब ये नीचे गिरेगा ना तो भी ये क्या होगा, इस पॉइंट में भी उसका वेलोसिटी क्या होगा, रेस्ट में होगा। इस पॉइंट में भी उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी रेस्ट में होना चाहिए। मतलब रेस्ट से मैंने उसको रिलीज किया और फाइनली जो इंक्लाइन के पूरा नीचे आके भी वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है, ये कंडीशन है। इधर रेस्ट होने से इधर पे भी रेस्ट होना चाहिए, बीच में इधर पे फ्रिक्शन नहीं है, इधर पे लेकिन फ्रिक्शन है, इधर पे फ्रिक्शन नहीं है बट इधर पे फ्रिक्शन है। तो हमें वो निकालना है कि ये फ्रिक्शन कितना है, ठीक है, एंगल के साथ निकाल, देख लो ये कहानी है, तो हमें सॉल्व करना है। तो तुम थोड़ा सोचो कि कैसे करोगे इसको, तो कैसे हम लोग सॉल्व करें।
क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा? चलो देखते हैं। सोचो, पहले इतना तक देख लेते, ठीक है, पहले इतना तक देख लेते। जब ये ब्लॉक इधर आ जाएगा ना, जब ये ब्लॉक इधर आ जाएगा, तो इस ब्लॉक का एक मास के वजह से इस तरफ उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा और पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ है, तो पीछे की तरफ कोई नहीं रहेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ जी साइन थीटा हो जाएगा। ये समझ आ रहा है या नहीं? भाई ये जो नीचे गिर रहा है वो कौन सा फोर्स की वजह से गिर रहा है? एम जी साइन थीटा। एम से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा। कौन सा फोर्स के लिए? एम जी साइन थीटा। एम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा की वजह से ये नीचे गिर रहा है। तो सिर्फ हाफ के लिए तुम कहानी सॉल्व करो कि इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते ए बी और इसको सी। तो मुझे ए बी जानने के लिए बताओ, फॉर ए बी जाननी, फॉर ए बी जाननी, ए बी जानने के लिए मुझे बताओ क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस लगा सकता हूं, क्योंकि ये जो ए जो है ना, ये देखो कांस्टेंट है, थीटा भी इधर पे कांस्टेंट है और जी भी इधर पे कांस्टेंट है। तो ये चीज क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता इस पॉइंट का, इस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या? नहीं पता है ना, तो वी स्क्वायर मैंने लिख दिया। माइनस यू कितना है? यू तो इसका जीरो था, तो जीरो स्क्वायर कितना है? जीरो था, तो मैंने इधर पे कितना लिख दिया? जीरो स्क्वायर। और इक्वल टू ट्वाइस ए कितना है? जी साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे उसने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एल किया है। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आया ना, वो आ गया 2gl साइन थीटा। ये समझ आया कि नहीं बात? मतलब इस जगह का वेलोसिटी आ गया। लेकिन यही ब्लॉक ब्लॉक जब यही ब्लॉक जब इस रीजन में एंटर करेगा, देख लो अच्छे से, यही ब्लॉक जब इस रीजन में एंटर करेगा, तब इसके पास एक जी साइन थीटा तो इधर पे रहेगा, लेकिन इधर पे एक फ्रिक्शन भी तो लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इधर पे फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए इस इस जगह पे इसका तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? इस जगह पे इसका एक्सीलरेशन अगर लिखोगे ना, तो जी साइन थीटा की वजह से ये आगे आ रहा है, बट फ्रिक्शन की वजह से ये पीछे जा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और तुम्हें पता है कि इंक्लाइन में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसको ही जब मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना पीछे की तरफ। पीछे की तरफ एक्सेलरेशन अगर देखोगे मास से डिवाइड कर दो तो म्यू के जी कॉस थीटा होता है हमेशा। क्या होता है? म्यू के जी कॉस थीटा। मतलब पीछे की तरफ म्यू के जी कॉस थीटा लग रहा है और आगे की तरफ कितना लग रहा है? जी साइन थीटा लग रहा है। तो नेट अगर एक्सेलरेशन देखोगे वो कितना? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन की वजह से पीछे आया और ये अपना वेट की वजह से एम जी साइन थीटा, एम से डिवाइड कर दिया जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन इतना डिवाइडेड बाय एम, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की वजह से पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? म्यू के को उन्होंने म्यू ही लिखा है, तो म्यू लिख देता हूं मैं, म्यू जी कॉस थीटा। कितना आ रहा है? म्यू जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? म्यू जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? म्यू जी कॉस थीटा। ये नेट एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक को बस इतना डिस्टेंस ही जाना है। चलो सर पे क्या लगाओ, क्या ये ब्लॉक का जो इस पॉइंट में फाइनल जो वेलोसिटी आया है, यही वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बी पॉइंट अभी फॉर बी टू सी मोशन, बी टू सी मोशन का क्या हो जाएगा? ए टू बी में जो फाइनल वेलोसिटी आया था ना, वही बी टू सी का इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो जाएगा? खत्म ना आंसर। क्या करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, जहां पे वी स्क्वायर, वी मतलब ये फाइनली देखो जीरो आ रहा है। बी टू सी मोशन में सी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो जीरो आ रहा है। और वी यू स्क्वायर मतलब बी पॉइंट का वेलोसिटी, और ए टू बी का जो वेलोसिटी आया था बी पॉइंट में, वही तो बी टू सी का इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब ये जो चीज है ना, यही तुम्हारा यू स्क्वायर के जगह में जाएगा। तो यू स्क्वायर के जगह में जा रहा है 2gl साइन थीटा, 2gl साइन थीटा, जो बी पॉइंट का ए टू बी का जो फाइनल वेलोसिटी था वो बी टू सी का इनिशियल वेलोसिटी है। तो यूज कर लिया। और ट्वाइस ए के जगह में तुम क्या बिठाओगे? ये पूरा बिठाना है, माय गॉड। ये अगर बिठाओगे तो जी को कॉमन ले लेता हूं और साइन थीटा माइनस क्या कर देता हूं? म्यू कॉस थीटा कर देता हूं। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया। और इनटू एस है, एस 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 मतलब इधर पे क्या हो जाएगा? एस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एल। तो इधर देखो एल लिख दिया मैंने। ठीक है, पूरा चीज लिख दिया इधर पे। पूरा चीज अगर मैंने लिख दिया इधर पे, तो इस चीज को थोड़ा सा हल्का करो। कैसे हल्का करो? देखो 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 देखो, इधर 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 देखो, 2gl 2gl। ठीक है, 2gl कैंसिल आउट हो गया। तो थोड़ा सा अभी
हल्का हो गया ये चीज। हल्का होते ही तुम्हें दिखेगा इधर एक माइनस है, याद रखना ये माइनस है, ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन थीटा। ये इधर पे माइनस साइन थीटा आ गया और इधर पे आ गया साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ गया। समझ आ रहा है क्या बात? हाँ। और इस बार म्यू कॉस थीटा को इस तरफ लेके आओ, म्यू कॉस थीटा, और साइन थीटा को उस तरफ लेके जाओ तो 2 साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरफ से अगर देखोगे तो म्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 tan थीटा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, रिजल्ट याद कर लो। ठीक है, बहुत पहले आया था, अभी फिर से क्या हो सकता है, ये रिपीट तो हो ही सकता है। 2 tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा होता है हमेशा इसका आंसर। इसमें ये हाफ, अभी तुम्हारा क्वेश्चन जो इसमें हाफ था, इसको अभी 1/3 भी दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बदल बदल के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर पे बता सकता है कि 1/3 कितना बोल सकता है कि 1/3 तक ही फ्रिक्शन है, उसके बाद नहीं है। ठीक है, उल्टा कर सकता है, इसको नीचे कर सकता है, इसको ऊपर कर सकता है, ऐसे करके वेरिएशन का क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार उसका सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ये लेवल अप क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, उसके बाद शायद हमारे पास बहुत सारा है, समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ए सर्कुलर डिस्क, हमारे पास क्या है, ए सर्कुलर डिस्क lying horizontally on a rough surface has a narrow groove along its diameter. A 1 kg block is placed inside the groove as shown in the figure. The coefficient of friction mu between the block and all the surface in contact, the groove and the ground, is 2/5. The disc starts accelerating horizontally towards the left with an acceleration of 25 meter per second square. ठीक है, if the group makes an angle theta with the horizontal such that cos theta equal to 4/5 और sin theta equal to 3/5, find the acceleration of the block with respect to disk. with respect to disk बताया है, देख लो, with respect to disk मतलब तुम्हें इसके ऊपर से ही अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ही क्या हो जाएगा, with respect to that disk तुम इसका आंसर दे सकते हो। और तुम्हें पता है कि अगर इसके अंदर जाके इसको सॉल्व करोगे तो मतलब तुम्हें एक सूडो फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इधर पे लगेगा सूडो फोर्स, एफ सूडो इक्वल टू क्या था, माइनस एम इंटू ए। एम मतलब था मास ऑफ द बॉडी और ए मतलब था एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सिलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके ऊपर तुम बैठे हो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो, और इसका एक्सेलरेशन से इंटू करना पड़ता है। और माइनस मतलब डायरेक्शन समझाता है, बस माइनस मतलब डायरेक्शन समझाता है, बस ये हमें समझ आता है। इधर पे अगर ये देखोगे ये डिस्क है और इसमें एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ये एक डिस्क है, अगर थोड़ा सा 3D में अगर समझना है इसको कि ये हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, तो ये इधर पे तो इसका कुछ, इधर पे इसका तो थोड़ा सा 3D में अगर देखोगे इसको, इसका थोड़ा सा तो थिकनेस रहेगा ना इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा थिकनेस रहेगा और ये अगर थिकनेस तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, अगर अंदर से भी अगर देखोगे थोड़ा सा थिकनेस रहेगा ऐसे। बट हमें क्या करना है, हमें ये बताया गया है कि इधर पे एक ग्रुप बनाया गया है डायमेट्रिकली, मतलब ऐसे भी देख सकते हो या तो थोड़ा सा ऐसे देख लो। ठीक है, सेंटर से ही पास हो रहा है, लेट्स से ये सेंटर से पास हो रहा है और इधर पे एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप। ठीक है, इधर पे एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप क्या होगा ना, इधर तो अच्छा दिखेगा नहीं हमें, ऐसे ग्रुप बनाया गया, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप मतलब ऐसे एक होल ऐसे काटा गया है उसको, और इधर पे एक ब्लॉक फंसा हुआ है। इधर पे अगर देखोगे एक ब्लॉक है जो कि इधर पे फंसा हुआ है के अंदर।
इधर पे एक ब्लॉक ऐसे फंसा हुआ है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज को, ये जो पूरा चीज है वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से आगे की तरफ लाना है। तो पहली बात, इसको अगर थोड़ा सा भी अगर 3D में देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर 3D में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नीचे की तरफ mg लगने वाला है इसमें। और क्योंकि नीचे के सरफेस के साथ ये जो ब्लॉक है, ये नीचे के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा। देखो ये ब्लॉक का अगर देखोगे तो 3D में अगर देखोगे तो ये ऐसा होगा ना, ये तो एक्चुअली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना, ठीक है, ये तो एक्चुअली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना। ठीक है, ये तो एक्चुअली सरफेस के साथ नीचे से कांटेक्ट में है। तो सरफेस के साथ अगर नीचे से कांटेक्ट में होगा तो ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा ना। तो इसका नॉर्मल जो है वो इसका मास इंटू ग्रेविटी ही है, मतलब नॉर्मल जो है वो mg के बराबर ही है। वो तो हमें समझ आ गया। लेकिन जब इस चीज को तुम, ये पूरा डिस्क को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो इसमें एक क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें, सूडो फोर्स। क्योंकि तुम इसको इस तरफ लेके जा रहे हो तो इस ब्लॉक को इस तरफ एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा, एफ सूडो, और वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका मास को मैंने कैपिटल एम माना था, तो मास इंटू एक्सेलरेशन अगर देखोगे ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना से जा रहा है, 25 से जा रहा है, तो इसका आ जाएगा 25। अच्छा, इसका मास कितना दिया है, क्या 1 kg दिया हुआ है। अच्छा, तो 1 kg अगर दिया हुआ 1 kg दिया हुआ है तो 1 इंटू 25 आ जाएगा 25। ठीक है, और इसमें अगर नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल इक्वल टू mg आएगा, तो इसका मास 1 और g कितना है 10, तो इसमें आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल भी हमें मिल चुका है। तो अभी ये इसको अगर अच्छे से देखोगे, इसको फिर से इधर बना लेता हूं, देखो इधर इधर देख लो। क्योंकि तुमने इधर से एक उसको एक्सेलरेशन दिया तो ये आ गया तुम्हारा सूडो फोर्स। ठीक है, ये सूडो फोर्स के वजह से ये जो ब्लॉक है ना वो एक्चुअली इस वॉल के साथ सिर्फ कांटेक्ट में है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर तुम देखोगे, थोड़ा बहुत भी गैप, जितना भी गैप है में अगर देखोगे तो इसके साथ एक्चुअली कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि तुमने सूडो फोर्स लगाया, सूडो फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन दिया तो सूडो फोर्स इस तरफ लगा। ठीक है, तो ज्यादातर अगर कांटेक्ट देखोगे तो इसके साथ है, और नीचे ग्राउंड के साथ तो कांटेक्ट में है ही। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट देखो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर रख दो और इधर पे एक वॉल रख दो। सूडो फोर्स के कारण तुमने इधर एक्सेलरेशन दिया तो सूडो फोर्स पीछे, तो ये जो वॉल है और ये जो फ्लोर है इसके लिए एक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों के लिए, ये वॉल और ये जो नीचे ग्राउंड के साथ जो है इस ग्राउंड के लिए, और ये जो वॉल ना इस वॉल के लिए एक फ्रिक्शन आएगा, और ये ग्राउंड के लिए इस तरफ एक फ्रिक्शन आएगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक वॉल के लिए एफ के आएगा और एक ग्राउंड के लिए एफ के आएगा। कोई कोई सोचेगा इस वॉल के लिए भी आएगा, नहीं, क्योंकि तुमने एक एक्सेलरेशन दिया सूडो फोर्स के लिए, ये पीछे की तरफ चला गया, तो यही चीज आने वाला है। और अच्छा, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, तो इस सूडो फोर्स को तोड़ दो ना, ये थीटा होने से ये थीटा कितना आएगा 37 आएगा ना, क्योंकि थीटा 5 दिया हुआ है और साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है। तो ये साइन थीटा 3/5 कब होता है, जब 37 होता है, तो मतलब ये 37 डिग्री है, और ये 37 डिग्री होने से इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट सूडो फोर्स का इधर, ये 37 होने से ये भी 37 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर ज्योमेट्री ऐसे ऐसे करके देख लेना, ठीक है, दोनों को आगे करने से तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना होना चाहिए, 37 ही होना पड़ेगा। तो ये अगर 37 होगा तो 25 का इस तरफ कितना आ जाएगा, 25 कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5, जब 4/5 रखोगे इधर और काटोगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन इस तरफ, और इस तरफ आ जाएगा 20 साइन 37, साइन 37 आता है 3/5, और 3/5 से जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास 15 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 20 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, दोनों चीज हमें पता चल गया। अच्छा, और नॉर्मल का वैल्यू mg पता चल गया। अभी कोई कोई लोग ये बताएंगे सर mg साइन थीटा क्यों नहीं लिया इधर, अरे ये हॉराइजेंटल, ये जो हॉराइजेंटल प्लेन में है इधर पे डिस्क बैठा हुआ है, तो ये जो नॉर्मल है और ये जो mg है वो दोनों बराबर है, इस डिस्क का नॉर्मल और mg बराबर है। ये डिस्क ऐसे नहीं है, इंक्लाइन नहीं है, ये डिस्क इंक्लाइन नहीं है, ये डिस्क एक हॉराइजेंटल प्लेन में बैठा हुआ है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ये हॉराइजेंटल प्लेन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नॉर्मल और mg बराबर हो गया, तो mg साइन थीटा कहां से आएगा। ठीक है, समझ आ गया ना बात। तो ये एफ के, और नीचे की तरफ अगर तुम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन ही लग रहा है, देख लो 20 न्यूटन की वजह से ये नीचे आना चाह रहा है, और 2 एफ के इधर पे कैसे लगेगा, 2 एफ के लगेगा, एक इस वॉल के वजह से लगेगा एफ के, और एक इस ग्राउंड के वजह से लगेगा एफ के। देयर आर टू
फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स चलो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालना तो आसान है, क्योंकि एफ के इक्वल टू हमेशा क्या होगा, म्यू के इंटू एन हो जाएगा। म्यू के इधर पे दिया हुआ है, दैट इज 2/5 फॉर ऑल वॉल्स एंड फ्लोर। फ्लोर अगर देखोगे एक फ्लोर के साथ कनेक्टेड है, एक वॉल के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों के लिए सेम ही होता है। और नॉर्मल का वैल्यू इधर पे देखो 10 है, तो इसको करोगे तो 4 न्यूटन आएगा क्या? हाँ 4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है 4 न्यूटन आ रहा है, ये 4 आ रहा है। लेकिन इधर पे दो चीज है ना, 2 एफ के है ना, तो इस ब्लॉक में अगर तुम देखोगे ना, तो इधर पे 2 एफ के है, तो 2 एफ के मतलब एक का 4 है, तो 2 का 8 हो जाएगा। 8 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन नीचे लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है क्या? देखो तो 2/5 है ना, 2/5 है, तो 4 4 ही तो आ रहा है। म्यू के इंटू एन, एन इज 10, एम जी 10, तो ये आ रहा है तुम्हारा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन अगर उस तरफ लगाओगे, इधर पे 2 एफ के है, इसलिए 20 माइनस 8 हो जाएगा, दैट विल बी 12। एक्सेलरेशन 12 आ रहा है, 10 आना चाहिए था, 5 आना। सब कुछ सही है, देख लो एक बार। एन का वैल्यू एम जी, एम हमारे पास दिया हुआ है 1, तो मैंने 1 बिठाया, जी का वैल्यू 10, तो मैंने इधर पे ये लिखा 10 न्यूटन। इधर से अगर देखेंगे तो ये तुम्हारे पास है 25, ठीक है, ये है तो तुम्हारे पास 25। ये 25 का अगर तुम देखोगे इस तरफ आएगा 25 कॉस 37 आएगा, कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5। 4/5 में अगर देखो तो 5 इंटू 4 20 आने वाला है, तो ये 20 न्यूटन से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इधर पे एक 15 न्यूटन लग रहा है, जो कि इस वॉल का, ये जो वॉल है ना, इस वॉल का नॉर्मल होगा, ठीक है। उस वॉल का नॉर्मल तो कितना है, 15 है। अच्छा हमने इधर पे गलत किया। ये 4 न्यूटन जो आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, ये जो 4 न्यूटन आ रहा है, ये आ रहा है ग्राउंड, क्या आ रहा है, ये आ रहा है ग्राउंड और तुम्हारा क्या है वो, ब्लॉक। ग्राउंड और ब्लॉक का आ रहा है 4 न्यूटन, ठीक है, ग्राउंड और ब्लॉक। ये ग्राउंड और ब्लॉक का कितना आ रहा है, 4 न्यूटन आ रहा है। देखो ग्राउंड अगर देखोगे ना, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये ब्लॉक इधर पे प्लेस है, ठीक है। तो ये एम आ गया उसका, और ये नॉर्मल आ गया इसका। तो इस ग्राउंड के लिए अगर देखो ना, नॉर्मल का वैल्यू एम है, और एम आया है तुम्हारा 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस ग्राउंड के लिए अगर देखोगे तो एफ के जो आ जाएगा वो इसका म्यू और इंटू एन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉक जो इस वॉल के साथ कनेक्टेड है ना, इस वॉल के साथ, तो इस वॉल में कितना नॉर्मल दिया वो इंपॉर्टेंट है। इस वॉल का जो नॉर्मल है वो इंपॉर्टेंट है। इस वॉल का नॉर्मल कितना हो जाएगा, इस वॉल का नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा, देखो इस वॉल के लिए, ये जो वॉल है, ये जो वॉल के साथ ये कनेक्टेड है ना, देखो इस वॉल में अगर तुम देखोगे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज 15 न्यूटन। और क्योंकि ये तो इस वॉल के साथ हमेशा चिपका हुआ है, मतलब ये जो नॉर्मल देगा, ये वॉल इस वॉल के साथ ये जो नॉर्मल आएगा वो 15 न्यूटन के बराबर आना चाहिए। तो इसलिए इसलिए ये जो 25 हम लोग दे रहे हैं ना उसको, वो 25 इसका नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो जब तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, इसका फ्रिक्शन जब निकालोगे इस तरफ का फ्रिक्शन जो आएगा, वो फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एन ब्लॉक अगर निकालेंगे तो आ जाएगा म्यू इंटू एन, जहाँ पे म्यू का वैल्यू 2/5 लेकिन एन का वैल्यू 15। तो ये इसको काटो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा क्या, तो इसको काटो तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। मतलब इधर पे 2 एफ के है, एक एफ के 1 और एक एफ के 2। एफ के 1 का मतलब हो गया तुम्हारा, एफ के 1 का मतलब हो गया तुम्हारा ये वाला, दैट इज वॉल और ब्लॉक के बीच। तो ये तुम्हें इधर पे पकड़ना पड़ेगा कि वॉल के लिए अगर ले रहे तो वॉल का नॉर्मल लेना पड़ेगा ना, और अगर तुम ग्राउंड के लिए ले रहे हो तो ग्राउंड का नॉर्मल लेना पड़ेगा। तो मैंने इधर पे वॉल के लिए लिया था, तो वॉल के लिए लिया था तो वॉल का नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो वॉल को तुम इधर पे प्रेस कर रहे हो जितना फोर्स से, वो इसका नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। कि इस तरफ तो तुम्हारा कुछ मूवमेंट तो इस तरफ हो रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो मतलब नॉर्मल शुड बी इक्वल टू दैट 15। तो ये 15 जा रहा था ना, वो 15 के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके वजह से हमारे पास ये 8 न्यूटन ना आके ये 10 न्यूटन आएगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर याद है, ये 10 न्यूटन, ये 10 है, ये 20 है। तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ। सर ये 10 कैसे आया, अरे ये 6 है ना, और ये कितना है, 4 है ना, ये 6 है और ये 4 है, तो कितना आ गया पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ रहा है, दोनों को मिला के 10, और 20 की वजह से ये नीचे जा रहा है, तो 20 माइनस, तो इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट फोर्स बाई मास
नेट फोर्स आ रहा है तुम्हारा 20 माइनस पीछे की तरफ 10 डिवाइडेड बाई उसका मास, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा सूडो फोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और सूडो फोर्स अगर इधर पे अप्लाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये एक्सेलरेशन रिलेटिव टू डिस्क, ये जो डिस्क है इसके रिलेटिव आया है, क्योंकि तुम डिस्क के ऊपर से ही तुमने देखा इसलिए आया है। तुम इसको ग्राउंड से अगर सॉल्व करते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और फिर तुम्हें उसको डिस्क के रेस्पेक्ट में तुम्हारा आंसर देना पड़ता। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, उसके ऊपर ही बैठ के उसको सॉल्व कर लिया और सूडो फोर्स मैंने इसमें अप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो आगे। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम, देखो ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था तुम्हारा नीट में। ठीक है, नीट में इस बार भी ऐसा ही आया था। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स द टाइम स्लाइड डाउन, टाइम टेकन होगा पे एक चीज, एन टाइम्स द टाइम टेकन, ऐसा होना चाहिए, टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन 45 रफ इंक्लाइन प्लेन, 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, एज इट इज टेक्स time to slide down identical perfectly smooth 45 degree inclined plane, the coefficient of kinetic friction between the object and the surface of the inclined is। तो तुम्हें n टाइम्स ज्यादा लगता है राफ इंक्लाइन प्लेन में, मतलब ये अगर राफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये राफ इंक्लाइन प्लेन है, तो इसमें तुम्हें पूरा इधर से इधर आने में तुम्हें जो टाइम लगता है वो कितना लगेगा। अगर ये स्मूथ है, पहले स्मूथ का बारे में बात कर लो, स्मूथ अगर है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जी साइन 45 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है तुम्हें बात, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा सिर्फ जी साइन थीटा होगा ना, जी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा जी साइन 45। पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो जी साइन 40 के वजह से ये नीचे आ रहा है, जी साइन 45 के वजह से ये नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन 45 है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस के लिए हमें क्या मिल गया, स्मूथ सरफेस के लिए हमें एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन जब ये राफ सरफेस होगा ना, जब ये राफ सरफेस होगा 45 डिग्री में, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कितना होगा, जी साइन 45 के लिए तो नीचे तो गिर रहा है, बट ये राफ है जिसके वजह से इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन का वैल्यू तुम्हें पता है कि एम जी कॉस थीटा होता है हमेशा, अगर ये इंक्लाइन में है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो एफ के का जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है, तो एफ के बाई एम करने से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फ्रिक्शन वाला एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एम से डिवाइड कर दो, तो म्यू के जी कॉस थीटा कितना आ रहा है, म्यू के जी कॉस थीटा, म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरफ लगने वाला जो तुम्हारा म्यू के जी कॉस थीटा, तो इसका अगर एक्सेलरेशन देखोगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा। इसका अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो आएगा जी साइन 45 माइनस म्यू के हमें निकालना है, और जी और कॉस 45 ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि टाइम अगर निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब एक्सेलरेशन दोनों ही कॉन्स्टेंट है। यू तो जीरो है, यू अगर जीरो है तो मैं इधर पे 2s बाई क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, 2s बाई ए का रूट हो जाएगा तुम्हारा टाइम। ठीक है, इधर पे भी तुम्हारा जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर पे भी तुम्हारा टाइम आ जाएगा 2s बाई इसका एक्सेलरेशन, इसको a1 बोल देता हूँ, इसको a2 बोल देता हूँ, इसको t2 बोल देता हूँ, इधर t1 बोल देता हूँ। इधर पे देखो 2s तो बराबर है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों में सेम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में सेम ही हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। तो अगर मैं इसको T1 और T2 को डिवाइड कर दूं, T1 कम टाइम लगता है, तो T2 बाई T1 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो T2 बाई T1 करने से, देखो T2 बाई T1 करने से हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 है, T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 है, 2s कैंसिल आउट होगा, इनवर्सली है, इसका मतलब T2 बाई T1 करने से A1 बाई A2 आएगा। क्या आएगा, A1 बाई A2 आएगा। ये समझ आ गया बात, इनवर्सली है ना तो उल्टा आ जाता है। तो अभी T2 बाई T1 का वैल्यू कितना आएगा, तो इधर पे कुछ बताया गया ना, इधर पे n टाइम्स लगता है टाइम, तो ये बताया गया कि राफ में जितना भी टाइम लग रहा है, राफ में कितना टाइम लग रहा है, T2 इज ऑलवेज इक्वल टू, राफ में जितना टाइम लग रहा है इट इज ऑलवेज n टाइम्स ऑफ, अगर वो स्मूथ में चलता, स्मूथ में T1 टाइम लग रहा है, बट तुम्हारा जो राफ है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कितना n टाइम्स ज्यादा लग रहा है।
तो इधर से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि T2 बाई T1 का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज n। T2 बाई T1 का वैल्यू n बिठा सकता हूं मैं, और इधर पे A1 का वैल्यू इधर पे बिठा दो। देखो ये आएगा G sin 45, sin 45 इज 1/√2। और A2 देखो ये आ रहा है, A2 देखो G बाई √2 माइनस, देखो ये G बाई √2 आ जाएगा, और ये अगर तुम देखोगे ना ये भी आएगा G बाई √2 ही आएगा, साथ में एक म्यू के दिया रहेगा। ठीक है, तो G बाई √2 कैंसिल आउट करके और इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो रूट को हटा के स्क्वायर कर दिया, और ये जी वाई ये सब कैंसिल आउट होके 1 बाई नीचे रहेगा 1 म्यू के। ठीक है, इस चीज को अगर 1 माइनस म्यू के लिखोगे तो ये 1/n² लिख सकते हो इधर पे। तो इधर से म्यू के का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देखो तो म्यू के उस साइड करके लेके जाओ, 1 माइनस 1/n², ऐसा ही कुछ आना चाहिए। तुम एक बार कैलकुलेशन देख लेना और ऑप्शन मैच करा लेना कोई भी PYQ किताब से। ठीक है, यही आएगा, ऐसा ही आना चाहिए। बट ये इस बार नीट में भी आया था। ठीक है, पर का नीट में यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो पहले। चलो आगे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें सीखना है। ठीक है, याद रखना तुम्हारा रिपोज का ही क्वेश्चन है, बट इससे हमें सीखना है बहुत कुछ। देखो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। इस बार ये एक इंक्लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। क्या है ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन। मतलब हमेशा हमें ये पता है कि एक इंक्लाइंड अगर होता है, हमें ये पता है कि एक इंक्लाइंड अगर होता है और ये एंगल जब थीटा आर होता है, क्या होता है, ये एंगल जब थीटा आर का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। क्या होता है, tan इनवर्स म्यू, एक्चुअली म्यू एस होता है एक्चुअली। ठीक है, तब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शन इस तरफ लगता है और ब्लॉक नीचे के तरफ आने का जस्ट क्या करता है, टेंड करता है। ठीक है, अभी आता नहीं है नीचे, अभी भी रेस्ट में ही है, बट वो आ सकता है। उससे थोड़ा भी एंगल अगर ज्यादा कर दोगे तो वो नीचे आ जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उतना में अभी भी रेस्ट में ही रहेगा कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, ऊपर का एफएस मैक्सिमम होगा और नीचे का mg sin थीटा होगा। ठीक है, तो एफएस मैक्सिमम और mg sin थीटा को अगर इक्वल करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, थीटा आर का वैल्यू tan इनवर्स म्यू मिल जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एक ब्लॉक है, बट ये ब्लॉक इस बार इस वाला इक्वेशन में है। मतलब ये इसका अगर तुम ग्राफ में इसको प्लॉट करोगे तो तुम्हें कैसा मिलने वाला है। देखो इसको ग्राफ में प्लॉट करो, ये तुम्हारा एडवांस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो तुम्हें कैसा मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाला है कि वाई एक्सिस में ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस में, बेसिक मैथ्स में तुम्हें पता होगा पैराबोला हम लोग ने पढ़ा था कि अगर वाई के पावर देखो कम है, इधर पे वाई के पावर कम है, तो मतलब ये वाई एक्सिस में, वाई के जिसके पावर कम होता है उसके तरफ रहता है, वाई एक्सिस में क्या होगा। और देखो वाई के पहले क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर हुआ तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा क्या रहेगा, पैराबोला रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, तो ये बन गया तुम्हारा पैराबोला। ठीक है, ये बन गया हमारा पैराबोला। तो अभी क्या हुआ है, देखो इधर से हमें क्या समझ आ रहा है, ये बताया इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। मतलब ये जो इस बार इंक्लाइंड ऐसा है, पहले इंक्लाइंड ऐसा होता था, अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए ये इंक्लाइंड है, मतलब इसमें ही तुम्हारा ब्लॉक रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है वो 0.5 दिया गया है। द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज। मतलब कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर तुम इसको रखोगे, वाई का क्या मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, वाई मैक्स निकालना है तुम्हें, वाई का क्या मैक्सिमम वैल्यू हो, तो दैट इधर पे अगर एक ब्लॉक तुम रखोगे ना वो स्लिप ना करे। इधर पे तुमने एक ब्लॉक इधर पे प्लेस कर दिया बट इट इज नॉट स्लिपिंग, इधर पे जो ब्लॉक तुमने प्लेस किया वो स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस वो ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब उसके थोड़ा भी हाइट ऊपर चला जाएगा ना तो वो गिर जाएगा, बट इस जगह पे क्या नहीं हो रहा है, वो गिर नहीं रहा है। इसका मतलब यही होगा ना
कि इधर पे उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर पे उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है एफएस मैक्स, जब ऐसा कंडीशन आता है ना, तब हम लोग इसको रिपोज एंगल बोलते हैं। रिपोज एंगल हमेशा क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू के बराबर होता है। मतलब इस जगह में अगर मैंने एक इंक्लाइन बना लिया, देखो ये मैक्सिमम हाइट है, तो इस जगह पे मैंने अगर एक इंक्लाइन बना लिया और ये एंगल अगर मैंने निकाल लिया, तो यही मेरा थीटा आर बन जाएगा। बोलो समझ आया? क्योंकि इट इज द मैक्सिमम, यही तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है जहां पे ये स्लिपिंग के बिना रहेगा। मतलब ये अभी गिरेगा नहीं, ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, तो मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमम एंगल है। और ये मैक्सिमम एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिपोज एंगल लिख सकते हैं, टेन इनवर्स म्यू। और म्यू कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। मतलब इधर से अगर मैं लिखूं तो टेन थीटा इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ। और टेन थीटा निकालने के लिए देखो ये इक्वेशन तो दिया ही है ना, तो टेन थीटा का मतलब क्या हो सकता है, टेन थीटा का मतलब ग्राफ में हमेशा स्लोप होता है। स्लोप ग्राफ में क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है। तो तुम स्लोप निकाल लो, इस जगह में एंगल जो है ना वो थीटा आर है, इस जगह में अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो मुझे बताओ, x²/4 दिया हुआ है। और हमें पता है कि dy/dx जो होता है ना वही तो हमारा स्लोप होता है, dy/dx ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप। और इधर पे स्लोप का मतलब हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा का मतलब इधर पे थीटा आर है, ठीक है। तो स्लोप जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा तुम्हें इधर, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, दैट विल बी 2x/4। तो इधर पे मिल जाएगा तुम्हें x/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x/2 हो जाएगा तुम्हारा स्लोप, x/2, ठीक है। अगर x/2 हमारा स्लोप हो गया, x/2 क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर हाफ शुड बी इक्वल टू, देखो हाफ इधर से आया था टेन थीटा आर का, और इधर पे स्लोप मतलब टेन थीटा आर कितना आया है, x/2 आया है। 2 ने 2 को मारा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। बट हमें x नहीं चाहिए था, मतलब हमें यह समझ आया कि ओरिजिन से 1 मीटर दूर जाओ तो जाके जो y होगा ना, वैल्यू ऑफ y विल बी द मैक्सिमम हाइट, जिसमें ये ब्लॉक क्या होगा, उसमें मैक्सिमम क्या लगेगा, देखो इधर से mg साइन थीटा वगैरह लगेगा, और इधर से फ्रिक्शन लगेगा, और दोनों बराबर होके क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। इसमें करके भी आंसर अगर निकालोगे ना कि ये तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है इधर mg साइन थीटा करके, अगर इक्वल करके करोगे यही आंसर आने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट इधर पे अप्लाई कर लिया, जो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये x का वैल्यू आया, हमें तो y का वैल्यू चाहिए था, तो हमें क्या पता है y इज इक्वल टू x²/4। तो x का वैल्यू अगर 1 है, जब x का वैल्यू 1 है तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1/4, आंसर विल बी 1/4 मीटर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, y मैक्स, जहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, उसके बाद चलो आगे। ए हेवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then force of kinetic friction. तो हमें फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। इधर पे हम एक क्या है, ब्लॉक है, हेवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg, ठीक है, ये 50 kg का ब्लॉक है, is moving on a horizontal surface. If coefficient of kinetic friction between the block तुम्हारा box and horizontal surface is this, then force of kinetic friction, force of kinetic friction निकालना है तुम्हें, ठीक है। और ये मूविंग बताया गया है, मतलब ये मोशन में है, ये मोशन में है, ये आगे की तरफ मोशन में है। अगर ये मोशन में होगा तो पक्का हमेशा एफ के लगने वाला है, और एफ के जो लगता है वो हमेशा क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है, और म्यू के इधर पे दिया हुआ है। ये इतना इजी क्वेश्चन है, कब आया था, 24 में, इतना इजी। और एन एन इधर पे कितना आ जाएगा, एन तो इधर पे दिख के ही तुम्हें पता चल रहा है कि एन जो आएगा वो आ जाएगा 50g, mg के बराबर आएगा, एन का वैल्यू mg के बराबर आएगा, तो 50 और g का मतलब हो गया 10, तो ये आ गया तुम्हारा 500 न्यूटन, ठीक है। इधर तुम n के जगह में 500 न्यूटन बिठा दो, तो इधर पे कितना आने वाला है, इधर पे कितना आने वाला है, 150 आने वाला है। इसको 0 दे दो तो ये 3 बन जाएगा, 3 इंटू 50, 150 आ जाएगा। 150 न्यूटन का तुम्हारा क्या लगेगा, एफ के लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो पीछे लग गई, ठीक है। सरफेस में जो स्लिपिंग हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगी, ठीक है। ये मूव हो रहा है इसलिए इसमें एफ के लगा, अगर मूव नहीं होता तो इसमें एफ एस लगता, ठीक है। इजी क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तब तुम्हें कन्वेयर बेल्ट उधर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अगर टॉप व्यू में दिखाओ तो ऐसे कन्वेयर बेल्ट लेता है और उसके ऊपर हम लोग लगेज को ऐसे रखते हैं और वो लगेज आगे की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। और साइड व्यू अगर दिखाओ तो ये होगा तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, एक एक चीज दिखेगा साइड से और इसमें तुमने लगेज को रखा। ठीक है, तुमने अगर इधर पे लगेज मास एम रखा तो नीचे mg लगेगा और ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो तुम्हारा n का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब सुनो कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और हमने क्या किया, एक लगेज को, एक ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो जब तुम इसको ड्रॉप करोगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इसको मिल जाएगा, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इनके बीच में है ये जो तुम्हारा इसके सरफेस और तुम्हारा फ्लोर के बीच में एक म्यू है, म्यू दैट इज 0.5, मतलब इसके सरफेस में क्या है, एक म्यू है। इस म्यू के वजह से, क्योंकि ये आगे जाना चाहता है, तो इस म्यू के वजह से क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगने वाला है तुम्हें। ठीक है, एफ के ही लगने वाला है क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ही सवाल है, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा क्योंकि ये मूव तो हो रहा है। और ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.5 और नॉर्मल तुम्हारा है mg। नॉर्मल कितना है, mg है। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि mg/2 कितना, mg/2। g का वैल्यू अगर 10 पकड़ेंगे तो इधर 5m तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब इसमें अगर देखोगे ना, आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ पीछे की तरफ उसका एक फोर्स है। देखो ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इसको जब रखोगे तो नीचे mg तो लगने वाला है, ऊपर नॉर्मल तो लगने वाला है, और आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं, आगे की तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जा रहा था इनिशियली। ठीक है, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन है और जो कि आया है तुम्हारा 5m। ये फ्रिक्शन की वजह से ये एक्चुअली पीछे जाना स्टार्ट करेगा अगर तुम इसको विथ रेस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट देखो। मतलब तुम अगर इसके ऊपर उठ जाओ और इसको देखोगे तो इसका एफबीडी बनाने से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एफ के मिलने वाला है, और एफ के कितना आ रहा है, इधर 5m आ रहा है। तो इस एफ के वजह से इधर एक एक्सेलरेशन आएगा, एफ के बाई मास करने से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो 5m/m करने से तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन है। ये क्या है, ये रिटार्डेशन है, पीछे की तरफ जा नहीं रहा है, एक्चुअली पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो जा आगे की तरफ रहा है और पीछे की तरफ उसको फोर्स लग रहा है। देखो वेलोसिटी आगे की तरफ है और कभी ना कभी ये जाके फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यही बताना है कि फाइनल वेलोसिटी जब उसका 0 हो जाएगा तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं इसमें यूज कर सकता हूँ v² माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आया है वो कांस्टेंट आया है, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसके वजह से फाइनली तो वो 0 में है। इनिशियली उसको कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया था, और एक्सेलरेशन देखो इधर रिटार्डेशन है इसलिए -5 लिखना पड़ेगा, और s हमें चाहिए। तो इधर से अगर देखोगे तो -4 आएगा, इधर से अगर देखोगे 10 आएगा और इधर s आएगा, तो s का वैल्यू आ जाएगा 0.4 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना अच्छे से कि क्या हो रहा है इधर पे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होते होते उसको 0.4 मीटर आगे आने को मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको पीछे लगा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। चलो आगे। A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at 45 degree with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surface is, हमें coefficient of static friction निकालना है, given that ये 45 डिग्री में है और ये begins to slide। ये समझ आ रहा है क्या किसी को कि begins to slide बोला है, इसका मतलब कुछ तो है। begins to slide का मतलब ये होता है ना, begins to slide का मतलब अभी स्लाइड होना स्टार्ट होगा, मतलब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। इधर पे तुम्हारा पूरा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाता है और इधर पे तुम्हारा जो लगता है वो लगता है तुम्हारा mg sin थीटा, याद है क्या। और ऐसा कंडीशन में जो ये एंगल होता है ना, ये पूरा मैक्सिमम एंगल होता है, ये थीटा मैक्स होता है। ये क्या होता है, ये थीटा मैक्स होता है, जिसका मतलब होता है रिपोज एंगल। क्या होता है, रिपोज एंगल। मतलब जब बिगिंस टू, मतलब इधर ऐसा लिखा हो रहा है जस्ट अबाउट टू मूव,
यही कंडीशन दिया हुआ है, जस्ट अबाउट टू मूव। जस्ट अभी और थोड़ा सा ज्यादा एंगल कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। मतलब ये पूरा मैक्सिमम एंगल में है, दैट इज रिपोज एंगल। और रिपोज एंगल में हमें पता है कि रिपोज एंगल जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं टेन इनवर्स म्यू एस लिखते हैं। तो मतलब म्यू एस इक्वल टू तुम लिख सकते हो टेन थीटा आर, और थीटा आर इधर पे कितना है 45 है। तो इसका मतलब 1 इज योर आंसर इधर का। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर समझा के लिखा है मैंने, देख लो। देखो म्यू एस कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। फिर चलो आगे, और ये हमारा शायद आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फिगर ही तो नहीं है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with the horizontal. For mu s 0.25, the block will just start to move for the value of F. अच्छा चलो, ये जो इधर पे पढ़ के हमें समझ आ रहा है वो हम लोग इधर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें पढ़ के ये समझ आ रहा है कि इधर पे एक फ्लोर होगा, इस फ्लोर में एक ब्लॉक है, इस फ्लोर में एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज लाइंग। ठीक है, इधर पे 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, इधर पे 10 kg है। अच्छा अब सुनो, इस पुल्ड बाई अ फोर्स F एक्टिंग एंगल 30 डिग्री। मतलब इसको मैंने एक F से मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। बोला कि इस का म्यू एस दिया हुआ है दैट इज 0.25। तो तुम्हें बताना है द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू ऑफ एफ। मतलब जस्ट अगर उसको स्टार्ट करवाना है, जस्ट अगर उसको स्टार्ट करवाना है तो तुम्हें इधर पे देखो, इसका कंपोनेंट निकालो तो कितना आएगा, इधर cos 30 आएगा, इधर अगर देखोगे तो कितना आएगा, एफ का sin 30 आने वाला है। ठीक है, इधर अगर देखोगे तो इसका कितना आने वाला है, 100 न्यूटन आने वाला है नीचे। ठीक है, वेट हो जाएगा ना 10 × 10। ठीक है, और इधर अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल आने वाला है। ठीक है, यही तो कहानी होगा। और इसको अगर हॉरिजॉन्टली तुम्हें मूव करना है तो ये जो वैल्यू है, ये जो एफ कॉस कितना आया था, एफ कॉस कितना आया 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री मिनिमम इसका जो वैल्यू है ना वो एफ एस मैक्स के बराबर होना ही चाहिए, तभी तो जस्ट अबाउट टू मूव होता है। एफ एस मैक्स जब लग जाता है ना तभी उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट अबाउट टू मूव। मतलब जब एफ एस मैक्स के बराबर एफ कॉस थीटा हो जाएगा तभी उसको मूव करा सकते हो। तो एफ कॉस कितना है, 60 नहीं है 30 डिग्री है, कॉस 30 शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन। बट इधर पे एन अगर देखोगे ना, क्योंकि ये वर्टिकली तो मूव नहीं हो रहा है, तो मतलब एन प्लस एफ साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100। तो एन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 100 माइनस एफ साइन 30। साइन 30 मतलब हाफ होता है, तो डायरेक्ट मैं f/2 लिख देता हूँ इधर। ठीक है, ये n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू आने से ही तुम इधर पे बिठाओगे और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये आता है √3/2, और ये तुम्हारा म्यू एस का वैल्यू 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख दूं, एक ही बात है। और n का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो आया है 100 माइनस f/2। इसको थोड़ा सा अगर आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये √3f आ जाएगा। देखो ये 2 को 4 के साथ कैंसिल आउट कर दिया तो इधर 2 आएगा, तो 2 जब अंदर जाएगा देखो इधर हाफ रह जाएगा ना, इसको जब इसके साथ काटोगे तो ये हाफ के साथ 100 का इंटू तो ये हो जाएगा 50, हाफ के साथ इसका इंटू तो ये हो जाएगा f/4। ठीक है, तो √3f प्लस क्या हो जाएगा f/4, √3f प्लस f/4 इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो 50 कर सकते हो। ठीक है, तो इधर से f अगर कॉमन ले लोगे तो √3 प्लस क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/4 आ जाएगा, और इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। f अगर देखोगे तो √3 4√3 हो जाएगा इधर प्लस 1, और ये नीचे 4 आएगा, उसको इस साइड लेके जाता हूँ तो 200 आ जाएगा। तो f का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 1, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। इसको मैं वैल्यू बिठा सकता हूँ √3 का और आंसर पूरा निकाल सकता हूँ। एक बार कैलकुलेशन देख लेते चलो। कैलकुलेशन में हमें ये दिख रहा है कि ये जो n का वैल्यू आएगा ना वो f/2 आ जाएगा, 100 माइनस f/2, सही है ये। और अगर तुम देखोगे f cos 30 जो है
वो एफ एस मैक्स के बराबर होना चाहिए। म्यू एस का वैल्यू 0.25 दिया है, मतलब 1/4 बिठा सकते। एन का वैल्यू 100 माइनस एफ बाई टू बिठा सकते। कॉस 30 इज √3/2 बिठा सकते। ठीक है, तो इधर एफ और √3, और ये इसके साथ काट के 2 हो गया। 2 जब इसके साथ इंटू करोगे 50 आएगा। 2 जब इसके साथ इंटू करोगे f/4 आएगा। f/4 उस तरफ लेके गया और f को कॉमन लेके √3 प्लस 1/4 आ जाएगा। और इसको जब एलसीएम लिया तो 4√3 प्लस 1, और एलसीएम का जो 4 है वो इस तरफ चला आया। इस तरफ आने से ये 200 हो जाएगा और ये आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये लेक्चर इधर पे ही खत्म होता है, और इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद तुम नेक्स्ट लेक्चर आना। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में हमें ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ना है। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर से बाद आएगा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, क्योंकि और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रह गया है, उसको खत्म करेंगे और ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ के और एक चीज पढ़ेंगे, पुश और पुल में कौन सा, पुश एंड पुल में कौन सा इजियर है। ठीक है, वो भी आता है ना एक क्वेश्चन, तो वो भी करके उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम लोग रिप्लाई करेंगे। और लाइक और कमेंट करते रहना। बाय बाय।